नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है भारत के महान्यायवादी। इस विषय पर हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले आपको वो बता दें। पहला होगा एक परिचय, दूसरा नियुक्ति एवं कार्यकाल, तीसरा महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य, चौथा अधिकार और सीमाएं, पांचवें में हम आपको बताएंगे महान्यायवादी पद का महत्व क्या है, छठे में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या फर्क होता है, सातवें में जिसका आप सबको बहुत इंतजार रहता है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं एक परिचय। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वो सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के साथ संबंधित है। ये जानना जरूरी है कि आखिर अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक दर्जा क्या है, उसको कितनी स्वतंत्रता है, सरकार के साथ उनके संबंधों का क्या रूप है, क्या वो न्यायालय में सरकार की पैरवी करने वाले एक वकील मात्र हैं या इससे बहुत ऊपर एक संस्था है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनमें योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उनको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य। अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में पहला, वो भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। दूसरे, जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, वो अपनी राय से सरकार को अवगत कराते हैं। तीसरा, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। चौथा, विधिक स्वरूप में ऐसे दायित्व का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। आइए जानते हैं महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या होते हैं। पहला, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वो भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। दूसरा है, उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का भी अधिकार है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के अनुसार। तीसरा, उन्हें संसद की किसी भी समिति में जिसमें वो सदस्य के रूप में नामांकित हों, बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 के अनुसार। चौथा है, वो उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करते हैं जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं। आइए अब जानते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं हैं, वो अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते। वो भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकते हैं। वो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं होते क्योंकि उन्हें निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता और उनका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। आइए अब हम सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे कानूनी अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत में अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और विधि अधिकारियों, नियम और शर्तें, नियम 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से
पेश होते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक हैं। अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। आइए अब हम समझते हैं महान्यायवादी पद का महत्व क्या है। देश का अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी कानूनी मुद्दे पर सरकार को सलाह दे सकता है। उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यकाल व वेतनमान राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस समस्त प्रक्रिया में राष्ट्रपति को सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता लेना अनिवार्य होता है। अतः प्रभावशाली रूप में तो अटॉर्नी जनरल का चयन, नियुक्ति काल, वेतनमान आदि मंत्री परिषद की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि अटॉर्नी जनरल का पक्षकार सरकार होती है? इस बात को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संविधान में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस पद का सरोकार भारत देश के लोगों से है। कैबिनेट के किसी भी निर्णय, संवैधानिक या असंवैधानिक को राष्ट्रपति एक ही बार अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन इससे सरकार मनमानी रूप से कानून नहीं बना सकती। हमारे तंत्र में एजी को उस राजनीतिक कार्यकारिणी के उच्च संवैधानिक कार्यालय का निर्वहन करना होता है जो उन्हें नियुक्त करती है। संविधान सभा में चल रहे वाद विवाद में केटी शाह ने अटॉर्नी जनरल के वेतन को कानून द्वारा निश्चित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि हम उस ब्रिटिश तंत्र का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जहां अटॉर्नी जनरल को कैबिनेट सदस्य का दर्जा प्राप्त है। अतः शाह की परिकल्पना में अटॉर्नी जनरल को न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र रखा जाना था। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जैसा शब्द इस परिकल्पना को साकार करते हैं, अर्थात महान्यायवादी सरकार के प्रति उत्तरदायी न होते हुए देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। अतः संविधान उनसे ये अपेक्षा रखता है कि वह स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकारी हो एवं सरकार को विवेकपूर्ण सलाह दे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनकी नियुक्ति करने वाली सरकार कैसी अपेक्षा रखती है। इस बिंदु पर आकर महान्यायवादी का कार्य कठिन और संवेदनशील हो जाता है। अटॉर्नी जनरल के रूप में उस व्यक्ति को चुना जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अतः अटॉर्नी जनरल को उस निर्णायक या केंद्रीय संस्था की तरह भूमिका निभानी चाहिए जो सत्य बोल सके और सरकार को संविधान के अनुरूप चलने में उसकी सहायता कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा कहा है कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे वो बेकार ही सिद्ध होगा। हमारा संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। उच्च संवैधानिक कार्यालयों में पदस्थ लोगों का कर्तव्य है कि इसकी गरिमा को बनाए रखें। अटॉर्नी जनरल कार्यालय भी ऐसी ही एक संस्था है जो देश को समर्पित है। उसकी उच्चता को बनाए रखा जाना चाहिए। आइए अब आपको वो बता दें जिसका आपको इंतजार रहता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं। तीसरा, उन्हें निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2 और 3। सी, सभी 1, 2, 3। डी, केवल 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।